सैयद एवं लोदी वंश, इसका कार्यकाल 1414 से 1526 ईस्वी तक रहा था। भूमिका: 1414 में खिज्र खां ने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की नींव डाली जिसे सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा था के नाम से जाना जाता है। इस काल में ना तो खिलजी काल की तरह साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई और न ही तुगलक काल की तरह व्यापक प्रशासनिक सुधार। सैयद वंश के पश्चात लोदी वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इस अध्याय के अंतर्गत हम इन्हीं दो वंशों को अध्ययन करेंगे। सैयद वंश: सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयदों के 34 वर्षों के शासनकाल में कुल 4 शासक हुए। खिज्र खां 1414 से 1421 तक। खिज्र खां केवल सैयद वंश का संस्थापक ही नहीं वरन सैयद वंश के सबसे प्रतापी शासक भी था। तारीख-ए-मुबारक शाही में खिज्र खां को सैयद बताया गया है। सैयद ने आशय है कि पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज थे। हालांकि इतिहासकारों के बीच इसे लेकर मतभेद है। खिज्र खां मुल्तान के गवर्नर मलिक सुलेमान का पुत्र था। मलिक सुलेमान की मृत्यु के पश्चात खिज्र खां को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। फिरोज तुगलक ने खिज्र खां को सुल्तान मुल्तान को जागीर दे रखी थी, परंतु जब फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई तो मल्लू इकबाल के भाई सरंग खां ने खिज्र खां को घेर लिया, बंदी बना लिया। खिज्र खां जल्द ही उसके चंगुल से निकलकर भाग गया। 1398 में तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय खिज्र खां ने उसकी सहायता की थी। परिणामतः तैमूर ने भारत वापसी पर उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तत्पश्चात 1414 ईस्वी में वह दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा। 1414 की स्थिति: खिज्र खां 1414 में जब सुल्तान बना उस समय राजधानी में सत्ता के लिए कई शक्तियां संघर्ष कर रही थी। दोआब, इटवा और कटेहर, कन्नौज और बदायूं के सरदार केंद्रीय सरकार की शक्ति को चुनौती दे रहे थे। जौनपुर, मालवा, गुजरात दिल्ली के आधिपत्य से मुक्त हो चुके थे और वे आपस में लड़ पड़े थे। खिज्र खां का शासन बनने के बाद खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि खुद को रैयत-ए-आला कहा अर्थात तैमूर का मतहत। खिज्र खां ने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम रहने दिए और नए सिक्कों पर तैमूर और उसके पुत्र सरूख मिर्जा का नाम अंकित करवाया। खिज्र खां का शासनकाल क्षेत्रीय राजवंशों के उदय और चुनौतियों के ही बीत गया। इतिहासकार फरिश्ता ने इसे न्यायप्रिय और उदार शासक बताया है। 7 वर्ष शासन करने के पश्चात मई 1421 में उसकी मृत्यु हो गई। मुबारक शाह का कार्यकाल 1421 से 1434 तक रहा था। खिज्र खां के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण कर शासक बना। मुबारक शाह एक योग और सेना अध्यक्ष था। उसने अनेक विद्रोहों को दमन किया था। मुबारक शाह ने खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। साथ ही खुतबे में तैमूर के वंशजों का सिक्के से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया। उसने सिक्कों पर अपना नाम मुइज़-उद-दीन मुबारक शाह खुदवाया था। यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। मुबारक शाह ने तारीख-ए-मुबारक शाही लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी की संरक्षण प्रदान किया था। फरवरी 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी गई। फिर मुहम्मद शाह, इसका कार्यकाल 1434 से 1445 तक रहा था। मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था। सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में अमीरों और सरदारों ने मुहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया, जो उसके भाई फरीद खां का पुत्र था। मुबारक शाह की हत्या के प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरवर उल मुल्क को दंड की बजाय सुल्तान ने उसे वजीर का पद दे दिया। मुहम्मद शाह के काल में वास्तविक शक्ति
सरवर उल मुल्क के पास ही था। सरवर उल मुल्क द्वारा अपने विरोधियों को नष्ट करने के प्रयास के कारण अमीर वर्ग उसके विरुद्ध हो गए। फलतः सल्तनत में अराजकता का वातावरण फैल गया। सुल्तान के सरवर उल मुल्क की बढ़ती महत्वाकांक्षा को देखते हुए अमीरों की सहायता से उसकी हत्या करवा दी गई, लेकिन अभी भी दिल्ली में विद्रोही शक्तियां अराजकता पैदा कर रही थी। दिल्ली सल्तनत पर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, किंतु उचित समय पर सरहिंद पंजाब के अफगान राजपाल बहलोल लोदी की सैन्य सहायता के कारण दिल्ली सल्तनत महमूद खिलजी के आक्रमण से बच गई। सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषण किया। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह एक असफल शासक सिद्ध हुआ। उसके समय से ही सैयद वंश का पतन आरंभ हो गया। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक शासन किया। 1445 में अपने पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण कर राजगद्दी पर बैठा। वह इस वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह एक अयोग्य शासक था। उसके समय में दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र अत्यंत सीमित हो गया था। 1447 में आलम शाह बदायूं गया। उसे एक नगर इतना अच्छा लगा कि दिल्ली के बजाय उसने वहीं रहना पसंद किया। दिल्ली से आलम शाह चले जाने के बाद उन लोगों के बीच संघर्ष छिड़ गया जो शासन चला रहे थे। अंततः दिल्ली संभालने के लिए बहलोल लोदी को आमंत्रित किया गया। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल की दिल्ली आगमन और सिंहासनारोहण पर कोई आपत्ति नहीं थी। अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी का सिंहासनारोहण हुआ। इस तरह बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश की नींव रखी। आलम शाह 1476 में अपनी मृत्यु के समय एक बदायूं में रहा। सैयद वंश का मूल्यांकन। सैयद वंश के शासकों ने कुल 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, लेकिन इस दौरान सैयद शासकों ने अपने पूर्ववर्ती खिलजियों को तरह ना तो क्षेत्र विस्तार कर सका और न ही धन प्राप्त किया और न ही तुगलकों की तरह आंतरिक प्रशासन सुदृढ़ किया। सैयद वंश के काल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र छोटा हो गया। इस प्रकार सैयद वंश की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही जिससे उन्हें इतिहास के अंदर सम्मान प्राप्त हो सका। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। बहलोल लोदी द्वारा दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश यानी लोदी वंश की नींव रखी गई थी। लोदी वंश के कुल 3 शासक हुए। बहलोल लोदी, जिसका कार्यकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक था। सिकंदर लोदी का कार्यकाल 1489 से 1517 तक था और इब्राहिम लोदी का कार्यकाल 1517 से 1526 तक रहा। बहलोल लोदी, इसका कार्यकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोदी अराजकता और विद्रोह की परिस्थितियों में दिल्ली का शासक बना, परंतु वह दूरदर्शी, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ था। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। सुल्तान बनने के बाद अफगान साथियों से बंधुत्व का व्यवहार और सर्वप्रथम उसने अपने तंत्र में ही चले आ रहे षड्यंत्रों को, परंपराओं को कम करने का कोशिश किया। बहलोल लोदियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति साहू खेल से संबंधित था तथा उसने तुर्क शासन की जगत कबीलाई अफगानी शासन को बढ़ावा दिया। बहलोल ने संभल में दरिया खां, कोल अलीगढ़ में ईसा खां, संकेत में मुबारक खां, मैनपुरी एवं भोगांव के राजा प्रताप सिंह के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान किए। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर राज्य को अपने साम्राज्य में फिर से अपने अधीन कर लिया, जो बहुत वर्षों से उसकी सत्ता पर विरोध कर रहा था। बहलोल लोदी ने जौनपुर को शासक के रूप में अपने बेटे
बरबाक लोदी को नियुक्त किया। जौनपुर विजय के पश्चात बहलोल की कीर्ति में वृद्धि हुई तथा धौलपुर, कपाली, बड़ी के सरदारों में भाग उत्पन्न हुआ। उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ नजराना भी दिया। बहलोल लोदी ने बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया जो अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनियमन का मुख्य साधन बन गया। तारीख-ए-दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार सामाजिक सम्मेलनों के अवसर पर वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और न ही अपने सरदारों को खड़ा रहने दिया। आम दरबार तक में वह सिंहासन पर न बैठकर एक गलीचे में बैठता था। 1486 से 47 के बीच में उसने ग्वालियर के शासक रायकर्ण यानी कृतिदेव को पराजित कर 80 लाख टाका नजराना प्राप्त किया। ग्वालियर अभियान से उसका अंतिम अभियान था। ग्वालियर के वापस लौटते समय बीमार हो गया और जुलाई 1489 ईस्वी में दिल्ली आते आते रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी, इसका कार्यकाल 1489 से 1517 तक रहा। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन रूढ़ हुआ। सिकंदर लोदी को अपना सुल्तान मानने में अमीरों और सुल्तानों के कुछ संकोच था क्योंकि उसकी माता एक हिंदू थी, परंतु सिकंदर ने अपनी चतुरता और बुद्धिमत्ता और साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों का सम्मान किया और अपने विद्रोहियों का दमन कर हिंदू जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई तथा अपने आप को एक धार्मिक और कट्टर अफगान मुसलमान के रूप में प्रतिष्ठान किया। सिंहासन रूढ़ होने के समय सिकंदर लोदी शक्ति बहुत और सुदृढ़ नहीं थी क्योंकि सरदारों और जगीरदारों की एक बहुत बड़ी संख्या अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति संगठित की हुई थी। बरबाक शाह के विरुद्ध कार्रवाई। बहलोल लोदी के समय जौनपुर विजय के बाद बरबाक शाह यानी बहलोल का पुत्र को वहां का नियुक्त किया गया था, जिसे सिकंदर लोदी ने शासक बनने के बाद भी जौनपुर में अपने भाई बरबाक शाह का शासन बरकरार रहने दिया तथा उदारता की नीति अपनाई। बरबाक शाह एक अयोग्य सेनानायक और विलासी व्यक्ति था। जब जौनपुर के पूर्ववर्ती विस्थापित शर्की शासक हुसैन शाह के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया तो बरबाक शाह उसे दबाने में विफल रहा। विद्रोह पर सफलता न प्राप्त करने पर 1492 में सिकंदर लोदी ने बरबाक शाह को अपदस्थ कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सिकंदर लोदी का शासन। सिकंदर ने बहलोल को अपनाए अफगानी राजसभ सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। उसने अफगान सरदारों की शक्ति और प्रभाव को नियंत्रण में कर सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उसने अफगान सरदारों को भी अपना अधीनस्थ माना था। सिकंदर लोदी का कथन है कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। 1494 ईस्वी में सिकंदर ने बनारस के निकट एक युद्ध में हुसैन शाह को पराजित किया। इस अभियान में उसे बंगाल से बिहार तक क्षेत्र विजित कर लिया। सिकंदर ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां के राजा को अपने अधीन कर लिया। सिकंदर लोदी ने आगरा नामक एक नगर को स्थापना कराई। 1504 ईस्वी में कुछ स्रोतों में 1500 छोड़ दिया गया है। आगरा को अपनी राजधानी बनाया ताकि दोआब पर नियंत्रण रखा जा सके और राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास में विफल बनाया जा सके। उसने कृषि और व्यापार के विकास के लिए प्रयास किए। भूमि माप के लिए उसने 39 अंगुल का पैमाना विकसित किया जिसे गज-ए-सिकंदरी कहा जाता है। अभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम कर दी गई। गज की वास्तविक लंबाई के बारे में विद्वानों में मतभेद है, फिर भी आमतौर पर यह 30 से 33 इंच के बीच रहा होगा। सिकंदर ने मुसलमानों को प्रचलित अनेक क्रूर प्रथाओं को बंद करवाया, जैसे उसने मुहर्रम में तजिया निकलवाना बंद करवा दिया तथा साथ ही महिलाओं को
पीरों की मंजीरों पर जाने और उनकी याद में जुलूस निकालने की मनाही की। उसने यमुना में हिंदुओं को स्नान पर रोक लगा दिया और उन्हें बाल मुड़वाने से भी रोक लगवाया। वह फारसी भाषा का जानकार था और फारसी में गुलरुखी उपनाम की कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ललित कलाओं को अत्यधिक पसंद करता था और गायन और शहनाई में उसकी रुचि थी। उसके काल में संगीत के संबंधित एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। उसके शासनकाल में कई संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद हुआ, जैसे आयुर्वेद पर औषधि की अनुवादित पुस्तक को फरहंग ए सिकंदरी नाम से जाना गया। सिकंदर लोदी का वजीर मियाँ भुआ प्रतिष्ठान विद्वान था, जिसने तिब्बत ए सिकंदरी नामक औषधिक ग्रंथ की रचना की। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में गले की बीमारी के कारण हो गई। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल 1517 से 1526 तक रहा। सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद श्रेष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 में गद्दी पर बैठा। उसने सभी अफगान सरदारों को निर्विरोध स्वीकृत मिला ली। राजकुमार जल्लाल खां के विरुद्ध कार्रवाई। कुछ ऐसे अफगान सरदार थे जो अपने स्वार्थी हितों के कारण राज का विभाजन चाहते थे। वे जल्लाल खां को, जो इब्राहिम का छोटा भाई था, जौनपुर ले गए और वहां उसे गद्दी पर बैठा दिया। इब्राहिम को यह बंटवारा उचित नहीं लगा और उसे खुद को एकमात्र सुल्तान घोषित किया। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष में जल्लाल खां को कैद खाने में विष देकर हत्या करवा दी गई। इब्राहिम का ग्वालियर अभियान। इब्राहिम ने सल्तनत में स्थिति मजबूत करने के लिए ग्वालियर को जीतने का योजना बनाई। 1518 ईस्वी में उसने ग्वालियर पर आक्रमण कर विजित किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। मेवाड़ अभियान ग्वालियर विजय के उत्साहित होकर इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1517 से 18 के बीच में उसका खतौली के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा के सामना हुआ। उसमें इब्राहिम की हार हुई। पराजय का बदला लेने के लिए 1 वर्ष बाद पुनः इब्राहिम ने आक्रमण किया और धौलपुर के निकट राजपूतों से पुनः पराजित हुआ। सरदारों का दमन। इब्राहिम अपने सरदारों को कुचलकर अपनी सत्ता सुदृढ़ करना चाहता था। उसने उन्हें विनम्र रखने की भरसक कोशिश किया था। उसने अपने पिता के समय से विश्वसत्ता सरदारों पर अविश्वास कर या तो उन्हें पदच्युत कर कारागार में डाल दिया गया या फिर उसकी हत्या करवा दी गई। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम इसी उद्दंड व्यवहार के कारण भारत पर बाबर के आक्रमण के समय सरदारों ने इब्राहिम के साथ छोड़ दिया, जिस कारण इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। बाबर का आगमन। लाहौर की राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने इब्राहिम से असंतुष्ट होकर काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध। अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम को सेना पराजित हुई और युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश की नींव रखी।